उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त और झक्कास होंगे, क्योंकि यहाँ पे वन शॉट में स्टाफिंग ये चैप्टर का लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स है कि मैम अब चैप्टर सीक्वेंस वाइज जाइए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम टाइम आ चुका है और यहाँ पे हमें स्मार्ट स्टडी करना है। चैप्टर्स जो डिफिकल्ट है विथ हाईएस्ट वेटेज है उनके ऊपर पहले फोकस करना है, ना कि सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स में जाना है। ठीक है, एनी विच वेज अगर आज के इस लेक्चर की बात करूं, यहाँ पे स्टाफिंग जो चैप्टर है, ठीक है, इसको हमें आज यहाँ पे कंप्लीट करना है। स्टाफिंग चैप्टर की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनकर आए हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो रिपीटेटिव पूछा गया है, या तो वो यहाँ पे आपका स्टाफिंग का प्रोसेस पूछा गया है, या फिर आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज का वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टाफिंग चैप्टर की बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टाफिंग चैप्टर करते वक्त स्टाफिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बट इसमें एग्जैक्टली मैनेजर्स करते क्या है। उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जाएंगे कि भाई स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देन आता है स्टाफिंग का प्रोसेस। भाई प्रोसेस बोलेंगे ना तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो पॉइंट है ऊपर नीचे नहीं कर सकते। थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफी रिपीटेटिवली यहाँ पे पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। अगेन बाबू यहाँ पे प्रोसेस बोल दिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करो। सिलेक्शन प्रोसेस में एक सब टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट करके, ठीक है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है। तो ये टेस्ट के ऊपर भी केस स्टडीज या क्वेश्चंस बन के अलग से पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट है दैट इज जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली या तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग पूछा जाता है, या तो यहाँ पे सोर्सेज और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि यहाँ पे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स है, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक्स है जिसको आपको बहुत ही यहाँ पे ध्यान से करना है, दैट इज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग के साथ कि भाई सब स्टाफिंग का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो कंपनी में मान के चलिए कोई भी पोजीशन अगर वेकेंट है, या कंपनी यहाँ पे प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, लेकिन कंपनी में काम करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, मैंने सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किया जहां पे मैंने प्लानिंग करी, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, क्या काम कौन कब क्या करेगा। ठीक है, ये मैंने सोच के रखा है। फिर मैंने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया जहां पे जो रिसोर्सेज चाहिए थे सब मैंने अरेंज किए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया कि मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या क्या पोजीशंस होंगे, लेकिन ये सब काम करेगा कौन। तो पोजीशंस है लेकिन खाली है ना, लोग है नहीं ना काम करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को लेकर आना, लोगों को लेकर आना, वेकेंट पोजीशंस को फिल करना, और वो भी जैसे तैसे लोगों के साथ नहीं। अब जैसे अगर मेरे कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की जगह खाली है, तो जो भी पहला व्यक्ति मिला उसको उठा के तो मैं मार्केटिंग मैनेजर बनाऊंगी नहीं। तो ये स्टाफिंग करते वक्त या लोगों को लाते वक्त देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना काबिल है, कौन कंपीटेंट है, कौन उस पोजीशन के काबिल है, कौन यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, कंपनी के गोल्स अचीव कर पाएगा, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उस पोजीशन में लाया जाता है। तो स्टाफिंग की अगर बेटा हम बात करें ना, तो स्टाफिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। स्टाफिंग के प्रोसेस में एक एक करके इसको पहले समझते हैं। स्टाफिंग करते वक्त सबसे पहले हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग। बाबू मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, स्टाफिंग में ना 2 चीजें बहुत कॉमन है, या 2 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जो कंपनीज फेस करती है। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग, ठीक है, एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ
अंडर स्टाफिंग। क्या है ओवर स्टाफिंग, क्या है अंडर स्टाफिंग, बाबू पहले तो आप इसको यहाँ पे समझ लो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। लेट अस से कि आपकी क्लासरूम में एक बेंच है, वो बेंच उठा के हमें साइड में रखना है। क्लासरूम में कोई तो इवेंट होने वाली है तो बीच की जगह हमें खाली करनी है, तो एक बेंच है, बेंच को उठा के हमें साइड में रखना है। अब बेंच को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बेंच कैसी होती है, तो हम जो बेंच पे ऐसे क्लासरूम में बैठते हैं, ठीक है, वो होती है कुछ इस तरीके से, एक रेक्टेंगुलर ऐसे यहाँ पे बेंच होती है जिसके ऊपर हम यहाँ पे क्लासरूम्स में बैठते हैं। सही कह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए आपके भी क्लासरूम में रेक्टेंगुलर बेंच है, ये बेंच को उठा के हमें साइड में रखना है। बेंच उठाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, तो मुझे जनरली अगर ये बेंच उठानी है, बेंच उठाने के लिए 2 लोग जो है यहाँ पे काफी है। बेंच उठाने के लिए 2 लोग जो है यहाँ पे बेटा काफी है जो इस बेंच को उठाएगा। एक यहाँ से उठा लेगा और दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ से इस बेंच को उठा लेगा, ठीक है। ये इधर पकड़ लिया एक जन ने यहाँ पे पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर यहाँ पे ये जो बेंच है इसको उठा लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस काम के लिए 2 के बदले 4 लोग ले आती हूँ, जरूरत है 2 लोगों की, 2 लोग मिलकर ये काम आसानी से कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बेंच उठाने के लिए 2 के बदले 4 लोग ले आती हूँ, मतलब मुझे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लेकर आई। मतलब यहाँ पे मैंने जो काम 2 लोगों में हो पा रहा था उसके लिए 4 लोगों को लेकर आई, तो चारों को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। भले 2 लोग फ्री बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, उनका कोई काम नहीं, या बस ऐसे बेंच को हाथ लगा दिया, लेकिन सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग लेकर आती हूँ, मेरे कंपनी में 2 लोगों की जरूरत है, 4 लोगों की जरूरत है, मैं 6 लोग ले आती हूँ, 8 लोग ले आती हूँ, जरूरत से ज्यादा लोगों को लाना, उसी को हम ओवर स्टाफिंग कहते हैं। ओवर स्टाफिंग का नतीजा क्या होता है, ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि कंपनी का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। लोग जो है ऐसे फालतू बैठे होते हैं, उनके पास काम नहीं होता, वो ऐसे ही बैठते हैं और हम कंपनी का कॉस्ट बढ़ाते हैं उनको सैलरी देकर, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं अंडर स्टाफिंग। क्या कहते हैं, अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का मतलब होता है जितने लोगों की जरूरत है उससे कम लोगों को लेकर आना, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं हम तो कॉस्ट बचाएंगे, कॉस्ट जितना कम प्रॉफिट उतना ज्यादा, तो हम एक काम करते हैं, बेंच उठाने के लिए ना बस एक ही व्यक्ति को लेकर आता है। तो मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पे हटा दिया, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेकर आई और उसको बोला भाई बेंच हटा ले। अब ये एक व्यक्ति बेंच कैसे हटाएगा, चलो उसने कोशिश भी करी, ऐसे पूरी सी बेंच उठाकर उसने रखने की कोशिश भी करी, तो भी कहीं यहाँ टकराएगा, कहीं वहां टकराएगा, बेंच गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, ये दिक्कतें हो सकती है। तो अगर हम अंडर स्टाफिंग करते हैं, जितने लोगों की जरूरत है उससे कम लोग अगर हम लेकर आते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है, वर्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। काम या तो समय से कंप्लीट नहीं होगा, या तो काम में दिक्कत आएगी, या तो काम यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे फेस करेंगे। तो जरूरत से ज्यादा लोग लाना भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम लोग होना भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम करें एग्जैक्टली क्या, तो इसीलिए यहाँ पे स्टाफिंग में सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे करते हैं उसको हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। क्या कहते हैं बाबू, मैन पावर प्लानिंग। तो बेटा मैन पावर प्लानिंग में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितना यहाँ पे काम है, जिसको हम कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, कि भाई मेरे पास कितना काम है और काम के मुताबिक मुझे कितने लोगों की जरूरत है। तो मैं कहती हूँ कि भाई देखो मुझे एक बेंच उठानी है, बेंच के लिए मुझे 2 लोगों की यहाँ पे जरूरत है, तो ठीक है मैं कहती हूँ कि 2 एम्प्लॉयज है जिसकी मुझे जरूरत है, जो मुझे एडिशनल यहाँ पे मेरे काम के लिए चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या कहते हैं बाबू, वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि ठीक है काम करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, तो ये तो देखो भाई आपकी कंपनी में क्या एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 लोग चाहिए तो 2 लोग नहीं लाने पड़े, हो सकता है कि कोई ऑलरेडी है जो वो काम को कर सकता है, 2 जन ऑलरेडी है, किसी नए व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है। तो एग्जिस्टिंग आपके पास कितने एम्प्लॉयज है ये चेक करो। तो वर्कफोर्स एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि एक एम्प्लॉय तो ऑलरेडी मेरे पास है जो ये काम को कर सकता है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगी
तो मुझे काम के मुताबिक 2 लोगों की जरूरत है, जिसमें से एक व्यक्ति ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है। तो इन शॉर्ट एक व्यक्ति की शॉर्टेज है, एक और व्यक्ति मुझे यहाँ पे काम कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो इसी व्यक्ति का बेटा मैं स्टाफिंग करूंगी, एक ही व्यक्ति जो है एडिशनल मैं कंपनी में लेकर आऊंगी। इससे ना ओवर स्टाफिंग होगा ना इससे अंडर स्टाफिंग होगा। तो मैन पावर प्लानिंग में स्टाफिंग करते वक्त सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें काम के मुताबिक एग्जैक्टली कितने लोगों की जरूरत है, जिससे हम ना जरूरत से ज्यादा लोग लेकर आके कंपनी का खर्चा बढ़ाए, ना जरूरत से कम लोग लाके कंपनी का काम बिगाड़े। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं बेटा? द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट एंड इंड्यूस मैक्सिमम पीपल टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट पोजीशन। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चले कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन वेकेंट है। आपकी कंपनी में आपको एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, कोई मार्केटिंग मैनेजर है नहीं, मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन जो है यहाँ पे वेकेंट है। ठीक है, मतलब खाली है। अब खाली जगह है तो आपको भरनी होगी, वरना मार्केटिंग मैनेजर का काम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालने का काम करेगा कौन? तो खाली जगह है, मेरे को उसके लिए भरनी है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, तो डिफरेंट जगहों पे एडवर्टीजमेंट्स देके कि भाई अभी देखो, किसी को सपना तो आएगा नहीं कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की जगह खाली है। अब घर घर जाके तो बोलोगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स है जैसे naukri.com, monster.com, लिंक्डइन, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स देके लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हमारे कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप सूटेबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट की कोशिश होती है कि कोई भी वेकेंट पोजीशन के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशंस आए, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। तो इसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं कि भाई कोशिश करो खाली वेकेंट पोजीशंस की एडवर्टीजमेंट्स करके आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पे ला सको। बिकॉज रिक्रूटमेंट का मेन फोकस होता है ज्यादा एप्लीकेशंस लाना, इसीलिए हम कहते हैं कि बाबू रिक्रूटमेंट जो है, ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? तो रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एक बार आपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया, पहले तो आपने देखा आपको कितने लोगों की जरूरत है, तो मैंने बोला मेरे को एक व्यक्ति की एडिशनल जरूरत है। फिर मैंने रिक्रूटमेंट किया, मैंने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे एडवर्टीजमेंट्स दी, मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बाबू सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, या सिलेक्शन किस तरीके से काम करता है? सिलेक्शन का मतलब होता है टू सिलेक्ट और चूज द बेस्ट एंड मोस्ट competent employee out of all the applicants। ठीक है, अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान के चलो कि मेरे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है। ठीक है, ये वेकेंट पोस्ट के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, तो सबसे पहले मैंने रिक्रूटमेंट किया, अलग अलग जगहों के द्वारा मैंने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई कि भाई मेरे यहाँ पे कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट खाली है, अगर आप या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट सी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इस पोस्ट के लिए मुझे 100 एप्लीकेशन आए। 100 लोगों ने इस पोस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, 100 लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। अब 100 मार्केटिंग मैनेजर तो मैं रख नहीं सकती,
ये 100 लोगों में से मुझे एक व्यक्ति को चूज करना होगा जिसको मैं मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट दूंगी। तो इसीलिए हम सेकेंड स्टेप करते हैं जिसको हम कहते हैं द स्टेप ऑफ सिलेक्शन। क्या कहते हैं बाबू? तो इसी को हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस या तो सिलेक्शन स्टेप कहते हैं। जो भी 100 एप्लीकेंट्स है, ये 100 एप्लीकेंट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना कि इनमें से सबसे काबिल, सबसे बेस्ट कौन है जो इस पोजीशन के काबिल है, जो इस पोजीशन पे अच्छा काम करके कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर सकता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बाबू सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। सिलेक्शन को जो है एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि सिलेक्शन है ना रिजेक्शंस करता है। अब जैसे 100 में से एक चूज करना है, मतलब आप 99 को रिजेक्ट करोगे, तो यहाँ पे हटाओगे हटाओगे हटाओगे, ये चीज करते हो, इसीलिए हम सिलेक्शन को बेटा एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोगों को आपने यहाँ पे नौकरी दी है, अगर उनको कोई काम सिखाना है, कंपनी के तौर तरीके पॉलिसीज सिखाने हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनका जो कंपनसेशन होगा, कितनी उसकी सैलरीज होगी, क्या बोनस होगा, क्या अदर इंसेंटिव्स, कमीशंस एक्सेट्रा होगा, ये डिसीजन लेना। साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस को चेक करना, हर साल वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, किसको प्रमोशन देना है, किसको इंक्रीमेंट देना है, ये डिसीजंस लेना। एंड ये कोशिश करना कि जितने भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनको सेटिस्फाइड रखो, वो आपकी कंपनी में बने रहे, वो आपकी कंपनी छोड़कर ना जाए। ये काम स्टाफिंग का होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग की बात करें तो मुझे मेरे कंपनी में कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन सी पोजीशंस वेकेंट है, उनका रिक्रूटमेंट करना, मैक्सिमम एप्लीकेशंस लाना, उनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करने के बाद अगर उनको कुछ काम सिखाना है वो सिखाना, उनकी क्या सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, पर्क्स होंगे, ये डिसीजन लेना। ये सारा काम कौन करता बेटा? तो ये सारा काम यहाँ पे स्टाफिंग करता है। सिंपल शब्दों में राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द फर्स्ट क्वेश्चन स्टाफिंग को लेकर जो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। उसके पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है स्टाफिंग का, नूट्स एंड ओडोनल के शब्दों में। सेम चीज़ है बाबू जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। नूट्स एंड ओडोनल के शब्दों में स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बाबू आपने फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, मेरे कंपनी में ये डिपार्टमेंट्स होंगे, ये पोजीशंस होंगे, ये आपने डिसाइड किया था। लेकिन वो पोजीशंस को फिल करना, वो पोजीशंस को भरना, वो पोजीशंस के लिए मोस्ट कंपीटेंट एम्प्लॉयज़ को ढूंढ कर लाना, ये काम स्टाफिंग का होता है। और इसके लिए वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनकी सैलरीज डिसाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बट इतनी मेहनत करते क्यों है? सबसे पहला कारण है कि फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग द मोस्ट कंपीटेंट पर्सनल। देखो बाबू, इतना काफ़ी नहीं होता है कि खाली जगहों को आप भर दो। भरते वक्त या एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते वक्त जो बेस्ट एम्प्लॉय है, जो मोस्ट कंपीटेंट है, जो काम में अच्छा है, एफिशिएंट है, कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को चूज करना इंपॉर्टेंट है ना। देखो कोई भी कंपनी ना सारे रिसोर्सेज कॉपी कर सकती है। आपने नई मशीनरी ले आई, आपका कॉम्पिटिटर भी ला सकता है। आपने अच्छा रॉ मटेरियल खरीदा, वो भी अच्छा रॉ मटेरियल खरीद सकता है। एक ही चीज है जिसमें आप कंपटीशन में आगे निकल सकते हो या जो आपका कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता है, और वो है आपके एम्प्लॉयज। अगर आपके एम्प्लॉयज एफिशिएंट है, अगर आपके एम्प्लॉयज कंपीटेंट है, अगर वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरे करते हैं, तब जाकर आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, सक्सेसफुल बनेगी। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे कंपीटेंट लोगों को ढूंढ कर लाना, ये स्टाफिंग का काम है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस कहता है कि स्टाफिंग प्लेसेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। कोई भी व्यक्ति अपना काम अच्छे से तब कर पाता है जब आप उनको वो काम दो जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है। अब मैं किसी डॉक्टर को लाकर बावर्ची का काम तो दे नहीं सकती, किसी बावर्ची को लाकर डॉक्टर का काम या बार्बर का काम तो दे नहीं सकती। तो कभी भी व्यक्ति को लाते वक्त उसकी क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, कौन से एरिया में वो एक्सपर्टाइज है, और उसके मुताबिक उसको काम अलॉट करना, ये भी स्टाफिंग की जिम्मेदारी बनती है। कोई व्यक्ति है जो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जैसे फाइनेंस में पढ़ाई की है, एमबीए इन फाइनेंस किया है, उसको मैं मार्केटिंग का काम नहीं दे सकती हूँ, तो मुझे उसको फाइनेंस का रोल ही देना होगा,
ठीक है, तो यही चीज स्टाफिंग बेटा ध्यान में रखती है। जो लोग यहाँ पे हायर होते हैं उनके इंटरेस्ट, स्किल्स, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको यहाँ पे जॉब पोजीशंस देती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो, तो बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे? अगर आप टैलेंटेड कंपिटेंट एम्प्लॉयज लेकर आओगे, वो एफिशिएंसी से काम करेंगे, वो कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, तो बिजनेस तो बेटा ऑटोमेटिकली ग्रो होगा ना। अगर आपके एम्प्लॉयज मेहनती है, अगर आपके एम्प्लॉयज डेडिकेशन से काम करते हैं, कंपनी के गोल्स अचीव करते हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस के गोल्स अचीव होंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा था कि स्टाफिंग करते वक्त हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं। देखो बेटा, जरूरत से ज्यादा लोग होंगे ना तो कंपनी का कॉस्ट तो बढ़ता ही है, प्लस रिसोर्सेज वेस्ट होता है। कुछ एम्प्लॉयज है जो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बस ऐसे बैठने का वो पैसा ले रहे हैं, क्या मतलब है? तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए स्टाफिंग मैन पावर प्लानिंग करता है। एग्जैक्टली जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को ही लेकर आता है और उनके पास हमेशा काम हो। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो एफिशिएंटली काम करे, ये यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है हेल्प्स इन कंपीटिंग। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी अदर रिसोर्सेज, जैसे कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ये चीज़ें कॉपी कर सकती है, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, आपके जो कंपीटेंट एम्प्लॉयज है, उनको कॉपी करना नामुमकिन होता है। और यही कंपीटेंट एम्प्लॉयज कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में, अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाने में यहाँ पे कंपनी की मदद करते हैं। नेक्स्ट दैट इज इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, देखो बेटा, एक चीज को यहाँ पे समझो, जॉब सेटिस्फैक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने काम से खुश हो, अगर आप अपने काम से, आपको अच्छा लगता है काम करना या आपको काम में सुकून मिलता है, तो आप काम को ज्यादा मन से, डेडिकेशन से, लगन से यहाँ पे करोगे। ठीक है, आपको अगर वही काम दिया जाए जो आपके स्पेशलाइजेशन या स्किल्स या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, ठीक है, तो आपको वो काम करने में अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे पसंद फाइनेंस है, मुझे मार्केटिंग का काम दे दिया, क्या मैं कर पाऊंगी या मेरा मन लगेगा या मेरी मर्जी से करूंगी? नहीं। तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो व्यक्ति को काम देते वक्त उसके स्किल्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे काम दिया जाता है। और इसीलिए हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो रिटेन रहे, वो कंपनी छोड़कर ना जाए, एम्प्लॉयज हमेशा अपने काम से खुश रहे, मोटिवेटेड रहे एंड सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये करता कौन है? तो कोई ना कोई व्यक्ति करता है ना। प्लानिंग भी मैनेजर्स करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी मैनेजर्स बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी मैनेजर्स देते हैं, साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग है, ये इंश्योर करना कि चीजें प्लान के मुताबिक हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी तो मैनेजर्स करते हैं। तो देखा जाए तो सब काम तो मैनेजर्स ही कर रहे हैं, तो ये मैनेजर्स लाता कौन है? राइट, स्टाफिंग ही लाता है। तो स्टाफिंग यहाँ पे जब कंपीटेंट लोग लाते हैं तो तब जाकर ये जो अदर फंक्शंस है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो पाता है। तो बाकी जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, ये फंक्शंस कितने अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म होंगे, ये स्टाफिंग के ऊपर, वो कितने कंपीटेंट एम्प्लॉयज लाके देता है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि एक छोटा सा कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग एंड एचआरएम है। जनरली क्या होता है, जब लोग एचआरएम कहते हैं, एचआरएम का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो बच्चों को लगता है स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट ये सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्टाफिंग की बात करूँ, जैसे ये आपका स्टाफिंग है, ठीक है, और ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका एचआरएम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो आप कह सकते हो स्टाफिंग जो है पूरे एचआरएम का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, वेरेस अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं बेटा, तो स्टाफिंग इज अ
नैरो कंसेप्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्यों स्टाफिंग नैरो कंसेप्ट है, क्यों स्टाफिंग पार्ट ऑफ एचआरएम है, ये हम डिटेल में आगे समझेंगे। पहली चीज आपको ये समझना है कि एचआरएम में स्टाफिंग की सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि स्टाफिंग है तो एचआरएम का हिस्सा, बट स्टाफिंग के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे करता है, क्या वो हम आगे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टाफिंग एंड एचआरएम की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपीटेंट एम्प्लॉयज लाना जो कंपनी के इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ढूंढना, उनको यहाँ पे गोल्स अचीव करने लगाना, उनसे यहाँ पे काम करवा के लेना, उनको रिटेन करना, ठीक है, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, ये सब कुछ यहाँ पे कौन करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो सबसे पहली एक्टिविटी है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसी को बेटा हम यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, कि भाई मेरे कंपनी में कितने लोगों की एग्जैक्टली ज़रूरत है, कौन सी पोजीशंस है जो वेकेंट है जिसको फिल करनी है, ये प्लानिंग कौन करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके अलावा लोगों को एम्प्लॉय करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स देना, इंटरव्यूज लेना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनकी क्या जॉब पोजीशन होगी, क्या काम होगा, क्या अथॉरिटी होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, ये चीज़ें उनको बताना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ का करियर ग्रोथ है, कि भाई वो अपने करियर में आगे कैसे बढ़ सकता है, उनको क्या क्या एडिशनल स्किल्स है, क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो उनको सिखानी है जिससे वो अपने करियर में ग्रो कर सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। साल भर में एक एम्प्लॉय ने क्या काम किया, कितना काम किया, कितने अच्छे से या कितने बुरी तरीके से काम किया, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, यही डिसीजन को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है, साल भर का जो काम है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, क्या कितना काम किया ये देखा जाता है अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलता है, जो नहीं करते उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो बेटा लोगों को ना कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना यहाँ पे ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है लोगों को लगता है मेरे से काम नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनको डिफरेंट रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिखाकर, जैसे हम आपको बोनस देंगे, कमीशन देंगे, प्रमोशन देंगे, ये रिवॉर्ड्स दिखाकर उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना। तो कौन से रिवॉर्ड्स हम देंगे, कब कौन से एम्प्लॉयज़ को देंगे, ये पूरी प्लानिंग करना ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कंपनसेशन डिसाइड करना। हर एक एम्प्लॉय की जो पोस्ट है, जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक उसकी क्या कंपनसेशन होगी, कितनी सैलरी, कितना बोनस, कितना कमीशन होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना, उनको फीडबैक देना कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना अच्छा कितना बुरा कर रहे हो, कैसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, उनको एक जॉब सिक्योरिटी देना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है, सो दैट वो अपने जॉब में सिक्योर्ड फील करे। नेक्स्ट है दैट इज रिव्यू एंड ऑडिट। कंपनी की जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको कॉन्स्टेंटली चेक करना, क्या उनमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, क्या कोई नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, अगर हाँ तो वो चेंजेस लाना, न्यू पॉलिसीज फॉर्म करना, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे करता है। तो स्टाफिंग के अलावा भी एडिशनल काम है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब मैंने प्रोसेस कह दिया तो बाबू जाहिर सी बात है प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपको केस स्टडी आ सकता है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको आइडेंटिफाई करके उसका प्रोसेस यहाँ पे लिखना हो सकता है। प्रोसेस याद करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करें। प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है और लॉजिक से याद रखोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग होता है जो कि है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट।
पे स्टाफिंग करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने लोगों की स्टाफिंग करनी है, कौन सी पोजीशंस वेकेंट है, तो उस मुताबिक तो आप लोगों की स्टाफिंग करोगे। तो ये देखना कि भाई मुझे कितने लोगों को लाना है, कौन सी पोजीशंस और स्किल सेट के लिए लाना है, इसी को हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और ये एस्टिमेशन करने के लिए 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड द कंपैरिजन। सबसे पहला स्टेप हम जो करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमें कंपनी में कितने लोग और कौन से पोजीशंस पे लोगों की जरूरत है, वो है यहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि आप देखते हो कि भाई आपकी कंपनी में क्या क्या कितना कितना काम है और उसके मुताबिक आपको एग्जैक्टली कितने लोगों की ज़रूरत है। तो हम पहले काम को देखते हैं कि भाई क्या काम करना है, कितना काम करना है, एंड देन कैलकुलेट करते हैं कि काम करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी। ये करने के बाद हम सेकेंड सब स्टेप पे जाते हैं जो कि है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, देखो कुछ लोग तो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई उनमें से कितने लोग क्या क्या काम यहाँ पे कर लेंगे। तो वर्कफोर्स एनालिसिस में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है, जो ऑलरेडी कुछ पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी भरी हुई है, ये यहाँ पे चेक की जाती है। उसके बाद दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि मान के चलो मुझे काम करने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है, 100 में से 60 एम्प्लॉयज़ मेरे पास ऑलरेडी है जो डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहा है, तो घट कितने रहे हैं, एडिशनल कितने लोग लाने हैं, तो लेटर से 40 लोग लाने हैं। तो एक कंपैरिजन करने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे एडिशनल कितने लोगों की ज़रूरत है, एंड उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे स्टाफिंग का प्रोसेस फर्दर किया जाता है। ठीक है, ये होने के बाद आप सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस पे चले जाते हो जो कि है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट। ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस होता है कि कोई भी वेकेंट पोजीशंस के लिए मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना, मैक्सिमम लोग वो पोजीशन के लिए अप्लाई करें, ये यहाँ पे कोशिश करना। तो रिक्रूटमेंट के द्वारा हम डिफरेंट जगहों पे ये वेकेंट पोजीशंस की एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, डिफरेंट लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं सो दैट मैक्सिमम लोग ये वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सके। तो अट्रैक्टिंग एंड इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट पोजीशन, इसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। और जैसे मैंने बताया था, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि और एप्लीकेशंस आए ये वो कोशिश करता है। रिक्रूटमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज सिलेक्शन। अगेन मैं आपको ये बता चुकी। रिक्रूटमेंट आपको मैक्सिमम एप्लीकेशंस लाकर देता है, 40 पोजीशंस के लिए हो सकता है आपके पास 400 एप्लीकेशंस आ जाए, पर जितने लोगों ने अप्लाई किया मैं सबको तो नौकरी दे नहीं सकती। तो जितने एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट, जो मोस्ट कम्पिटेंट, सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको खोज कर निकालना, चूज करना, ढूंढना, इसी को हम सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ लोगों का हम एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज योर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक बार आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले मैंने देखा कितने लोगों की ज़रूरत है, 40 लोगों की ज़रूरत थी, फिर मैंने रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, सभी का इंटरव्यू लिया, सभी का टेस्ट लिया, एंड अकॉर्डिंगली जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको सिलेक्ट किया। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फिर उनको उनकी पोजीशन बताना कि कौन व्यक्ति किस पोजीशन पे काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसको क्या काम करना होगा, कंपनी के तौर तरीके क्या है, कायदे कानून क्या है, क्या डिफरेंट पॉलिसीज है, इसी को हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको हम क्या जॉब पोजीशन है, उसका क्या काम अथॉरिटी होगी वो बताते हैं, और ओरिएंटेशन के द्वारा हम यहाँ पे एक कंपनी के जो तौर तरीके, कायदे कानून है, उससे नए एम्प्लॉय को वाकिफ कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पहले तो ये समझ लो, ट्रेनिंग अलग कंसेप्ट है, डेवलपमेंट अलग कंसेप्ट है। नया व्यक्ति आया आपकी कंपनी में, जरूरी नहीं है कि उसको सब आता हो, सारा काम आता हो। काफी बार आप कोई नया एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई नई मशीनरी यूज कर रहे हो, तो भाई साहब उसको सिखाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग कहता है कि काम करने के लिए जो चीजें आनी चाहिए वो आप एम्प्लॉय को सिखाओ। तो काम करने के लिए जो चीजें सिखाई जाती है उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट कहता है भाई जो चीजें आनी चाहिए वो तो सिखाओ, साथ ही साथ एडिशनल स्किल्स, एडिशनल टेक्नोलॉजी, एडिशनल चीजें सिखाओ कि भाई वो व्यक्ति भी तो अपने करियर में आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखो बेटा, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहा जाता है। काफी किताबों में परफॉर्मेंस अप्रेजल गिवन है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है,
प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति है तो चाहता है वो अपने करियर में आगे बढ़े, तो हर साल लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, किसने क्या काम किया है, अकॉर्डिंगली किसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये चीज़ें चेक करना, इसी को हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल या तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डिसाइडिंग देयर कंपेंसेशन, कि भाई उसका टोटल यहाँ पे फाइनल कंपेंसेशन क्या होगा। देखो, सैलरी और कंपेंसेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। कंपेंसेशन इज अ टोटल अमाउंट जो आपको उस जॉब से मिलता है, उसमें आपका सैलरी, बोनस, पर्क्स, इंसेंटिव, कमीशन सब कुछ जुड़ जाता है, राइट। तो कौन से व्यक्ति की क्या पोजीशन है, वो क्या काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक हम उसका कंपेंसेशन जो है, जो फाइनल पेमेंट उसको हम देंगे वो काम के लिए, वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग प्रोसेस बेटा बहुत सिंपल है, अगर आप उसको लॉजिकली याद रखोगे बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते बेटा, जो कि है यहाँ पे आपका कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी आपकी वेकेंट जॉब पोजीशंस है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिसाइज करना, लोगों तक पहुँचाना डिफरेंट माध्यम से, जैसे न्यूज़पेपर्स में ऐड देना, डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐड देना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सके। इसी को हम प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि वो कोशिश करता है कि वेकेंट पोजीशन के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशंस कंपनी में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टाफिंग के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास एप्लीकेशंस नहीं होंगे आप कंपीटेंट व्यक्ति को कैसे ढूंढोगे। तो कंपीटेंट व्यक्ति ढूंढने के लिए आपके पास ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशन चाहिए, तब जाकर आप एक कंपीटेंट एम्प्लॉय को हायर कर पाते हो। इसलिए रिक्रूटमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग में इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, एक वेकेंट पोजीशन है, आप उसको फिल करना चाहते हो, कैसे करोगे रिक्रूटमेंट। तो जनरली बेटा दो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। जो भी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है इसको हम दो सोर्सेस या दो कैटेगरीज में बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से? तो एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्या होता है इंटरनल सोर्सेस, क्या होता है एक्सटर्नल सोर्सेस, इसको हम यहाँ पे पहले डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटरनल सोर्सेस की बात करूं तो इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या होता है। कोई भी वेकेंट पोजीशंस फिल करने के लिए मैं कोई भी नया व्यक्ति आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेकर आ रही हूँ। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो मेरी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करके मैं खाली पोजीशंस को फिल कर रही हूँ। तो इंटरनल सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है फिलिंग द वेकेंट पोजीशंस इन द कंपनी बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, जो ऑलरेडी कंपनी में है, काम कर रहे हैं, उन्हीं से यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस को फिल करना, इसी को हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इंटरनल सोर्सेस की बात करें तो बेटा इंटरनल सोर्सेस में डिफरेंट तरीके हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफर है, इसको मैं समझाऊंगी। पहले हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस यहाँ पे कवर करते हैं, या चलो पहले हम यहाँ पे प्रमोशन एंड ट्रांसफर को समझ लेते हैं, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल सोर्सेस की बात करें। ठीक है, मैंने इतना समझ लिया कि मुझे इंटरनल सोर्सेस से अगर वेकेंट पोजीशंस को फिल करनी है तो जो लोग ऑलरेडी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, उन्हीं को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करके यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस को फिल करूंगी। बट कैसे? तो बाबू इंटरनल सोर्सेस जो है, देखो ये डायग्राम को ना ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहती हूँ तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बेसिकली दो है। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेस एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इंटरनल सोर्सेस जो है अगेन दो सब टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक होता है आपका यहाँ पे प्रमोशन एंड दूसरा होता है आपका यहाँ पे ट्रांसफर। तो क्या होता है प्रमोशन, क्या होता है ट्रांसफर, और ये कैसे वेकेंट पोजीशन को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिल करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझ जाओगे।
सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे प्रमोशन का। ठीक है बाबू, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? तो प्रमोशन का मतलब होता है फिलिंग द वेकेंट पोजीशन in the company by vertically upward movement of existing employee। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन वेकेंट है। हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर रिटायर हो गए, कंपनी छोड़ के चले गए, जो भी कारण है, बट ये पोजीशन वेकेंट है। अब मार्केटिंग मैनेजर के अंडर एक सबऑर्डिनेट काम करते थे जो कि थे आपके यहाँ पे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। कौन थे बाबू? तो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर जो उनके जूनियर थे, जो उनके सबऑर्डिनेट थे, जो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर काम करते थे। अब मैंने क्या किया, ये असिस्टेंट मैनेजर को मैंने यहाँ पे प्रमोट कर दिया और उनको यहाँ पे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर से मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। तो ये जो वेकेंट पोजीशन थी ये अभी यहाँ पे भर गई, मैंने इन्हीं को यहाँ पे प्रमोशन देके इन्हीं को मैंने मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। तो प्रमोशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको आप एक हायर लेवल, एक हायर अथॉरिटी की काम दे देते हो या पोजीशन दे देते हो, तो उसी को हम प्रमोशन कहते हैं। तो ये वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट हुआ ना, यहाँ पे वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से ऊपर आ गए, ऊपर की पोजीशन पे आ गए, जिसमें उनकी अथॉरिटी, पावर, जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी एंड उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रमोशन से हम यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका इंटरनल सोर्स का होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फिलिंग द वेकेंट पोजीशन बाय हॉरिजॉन्टल shift of an existing employee। अगेन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके लिए एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है, जिसके 2 ब्रांचेस है। मान के चलिए कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक है जिसके 2 ब्रांचेस है, एक को हम कह देते हैं ब्रांच 1 एंड दूसरे को हम कह देते हैं लेटर से ब्रांच 2। ठीक है, ब्रांच 1 की बात करें तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल 10 एम्प्लॉयज है, 10 लोग हैं जो यहाँ पे काम करता है। सिमिलरली ब्रांच 2 की अगर आप बात करो तो उसमें भी यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस मतलब किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो उसी को हम कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट कहता है। यहाँ पे भी ब्रांच 2 में भी 10 एम्प्लॉयज है जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ब्रांच 1 पुराना है तो उसमें बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स है, बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स है, तो 10 लोग मिलकर भी इनको संभाल नहीं पा रहे, इनकी क्वेरीज अटेंड नहीं कर पा रहे, टाइम से इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ब्रांच 1 ने कहा कि भाई हमारा 10 लोगों में काम नहीं चल रहा है, हमें और 2 लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है, और 2 लोग हमें यहाँ पे चाहिए जो हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करें और लोगों की जो क्वेरीज है उसको हैंडल करे। तो हमें और 2 एडिशनल लोगों की ज़रूरत है, 2 लोगों की पोजीशंस यहाँ पे वेकेंट है। ठीक है, वही ब्रांच 2 की बात करें तो ब्रांच 2 नया नया है और छोटे से एरिया को केटर करता है, तो वहाँ पे कस्टमर्स बहुत कम है, तो 10 लोग हैं बट 10 लोगों की एक्चुअल में ज़रूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्रांच 2 में जो 10 लोग थे इनमें से 2 लोगों को मैंने निकाल दिया। ठीक है, निकाला मतलब उनको नौकरी से नहीं निकाला, यहाँ से 2 लोग लिए और ये 2 लोगों को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग थे, यहाँ पे लोग कम पड़ रहे थे, तो यहाँ के 2 लोगों को मैंने ब्रांच 1 में ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो पोजीशन तो लोगों की सेम रही, यहाँ पे भी वो कस्टमर सर्विस एम्प्लॉय थे, यहाँ पे भी वो कस्टमर सर्विस एम्प्लॉय रहेंगे, पोजीशन सेम, मोस्ट केसेस में सैलरी और काम भी सेम,
फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले वो ब्रांच 2 में काम करते थे, अभी वो ब्रांच 1 में काम करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज है। ठीक है, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आ गए, उनकी जो पोजीशन है वो जनरली सेम रहेगी, उनका काम अथॉरिटी सब सेम रहेगा, बस उनकी यहाँ पे काम या ऑफिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करके वेकेंट पोजीशंस को फिल करना, इसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर कहते हैं। प्रमोशंस एंड ट्रांसफर यहाँ पे मैंने डिटेल में भी गिवन है। ठीक है, याद रखना प्रमोशंस और ट्रांसफर दोनों में मैंने वेकेंट पोजीशंस को फिल किया, लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से किया, इसके लिए कोई भी नए एम्प्लॉयज को मैंने हायर नहीं किया था। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे कहते हैं कि मैम आप असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर बना दोगे, तो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन खाली हो गई। हाँ, हो गई, हो सकता है उसके लिए मैं नया एम्प्लॉय लेकर आऊँ, हो सकता है वो पोजीशन पे मैं कोई लेकर ही ना आऊँ, हो सकता है मैं किसी और को प्रमोट कर दूँ, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम समझते हैं कि लेटेस्ट से हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को लेकर वेकेंट पोजीशंस को फिल कर रहे हैं, तो उसकी क्या बेनिफिट्स है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है हायर मोटिवेशन। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, कल उठ के प्रमोशन की बारी आई तो हमारा नंबर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सिंपल प्रोसेस। इसमें कोई बड़ा प्रोसेस, न्यूज़पेपर में ऐड दो, फिर एप्लीकेशंस लो, फिर उनको स्कैन करो, फिर उनका इंटरव्यू लो, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना होता है। प्रमोशन का लेटर दे दिया, भाई वो प्रमोट हो गया, पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स। अब जनरली क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है रिटायर होने वाला है या काम छोड़ने वाला है, तो उसकी जगह जो व्यक्ति आने वाला होता है ना, वो उसको ट्रेन करके सारा काम हैंड ओवर करके समझा के फिर जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर मैनेजर्स भी यहाँ पे एक तरीके से ट्रेन हो जाता है, जो कल उठ के वो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सके। नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये सस्ता पड़ता है, इसमें कोई न्यूज़पेपर में ऐड देना, उसका खर्चा, इंटरव्यू का खर्चा, लीगल वर्क प्रोसेसेस, ये सारे खर्चे इसमें बच जाते हैं। नेक्स्ट है नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। जितने लोग थे उतने ही लोग कंपनी को चला रहे हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं ना ज़रूरत से कम लोग हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा, ब्रांच 2 में ओवर स्टाफिंग था, तो मैंने उनको ब्रांच 1 में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे ओवर स्टाफिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और ब्रांच 1 में अंडर स्टाफिंग था, ज़रूरत से कम लोग थे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ट्रांसफर्स करके आप ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग का जो प्रॉब्लम है ना बाबू, वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। तो बेटा सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही है, कोई नया व्यक्ति, नई सोच, नया दिमाग, नई आइडियाज, नई पर्सनैलिटी कंपनी में नहीं आती। जो लोग थे वही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एंथुजियाज्म। अब जनरली क्या होता है, कंपटीशन कम है, ठीक है, मालूम है कि नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, मुझे ही काम करना है, तो वो एंथुजियाज्म कि आप एकदम मन से, लगन से, एकदम ऐसा दिल लगाकर काम कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं हो पाती। नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज लोअर कंपटीशन है। अब देखो क्या होता है ना, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमको मालूम है कि भाई कंपटीशन में आगे आने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा लगन से काम करना है, ज़्यादा मन से काम करना है। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही आप सिलेक्शंस कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन है भाई, तुमको मालूम है कि तुम्हारा ट्रांसफर होना ही है, तो तुम्हारे पास क्या मोटिवेशन है कि आप मन से, लगन से वहाँ पे काम करो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज लिमिटेड चॉइस। अब आपको किसी को मार्केटिंग मैनेजर बनाना है, तो आप असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है, एक ही व्यक्ति है, उसी को प्रमोट करके बनाओगे। आपके पास 100 एप्लीकेशन तो है नहीं कि उनमें से आप एक मार्केटिंग मैनेजर चूज करो। ठीक है, तो लिमिटेड चॉइस मिलती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं में से आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपके एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है जहाँ पे आप प्रमोशन ट्रांसफर्स करके वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिमिटेशंस होते हैं, और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रेफर करती है। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो भी वेकेंट पोजीशंस है, उसके लिए हम कैंडिडेट आउटसाइड ऑफ द कंपनी, एक नया कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट को यहाँ पे लाकर वेकेंट पोजीशंस को फिल करता है। तो नया व्यक्ति हम ढूंढ कर लाते हैं जो कंपीटेंट है, और उससे हम वेकेंट पोजीशंस को फिल करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करें तो गेटिंग एन इंडिविजुअल और कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा आप वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सको, उसी को हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं।
एक्सटर्नल सोर्सेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगेन बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, जो इंटरनल सोर्सेस के लिमिटेशंस है वो एक्सटर्नल सोर्सेस के एडवांटेजेस है, जो इंटरनल सोर्सेस के एडवांटेजेस है वो एक्सटर्नल सोर्सेस के लिमिटेशंस है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस के एडवांटेजेस जैसे आप देखोगे तो इसमें आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, क्योंकि नया एम्प्लॉय आ रहा है, न्यू आइडिया, न्यू सोच, न्यू इनोवेशंस लेकर आ रहा है, वाइडर चॉइस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, उसमें से आप बेस्ट कंपीटेंट व्यक्ति को सिलेक्ट कर पाओगे, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिलेगा जो वो पोजीशन डिजर्व करता है, ऐसा व्यक्ति जो नई टेक्नोलॉजीज की नॉलेज रखता है, जिसने नई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ऐसे व्यक्ति को भी आप ढूंढ सकते हो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, इतने एप्लीकेशंस होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, लोगों का यहाँ पे एंथुजियाज्म बढ़ेगा, मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज डिसएडवांटेजेस। पहले तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड हो जाता है कि भाई जब प्रमोशन की बारी आई तो किसी बाहर के व्यक्ति को लाकर प्रमोशन दे दिया, मैं तो यहीं का यहीं धरा रह गया, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज लेंदी प्रोसेस। देखो अगर आप एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हो ना तो प्रोसेस बहुत लंबा है और इसमें खर्चा भी होता है। आप एडवर्टीजमेंट्स लोगे, एप्लीकेशंस आएंगे, एप्लीकेशन स्कैन करोगे, देन उनके टेस्ट लोगे, इंटरव्यूज लोगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, लंबा चौड़ा प्रोसेस है एंड इसमें कंपनी का खर्चा भी ज़्यादा जाता है, टाइम भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल सोर्सेस की बेटा अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से हैं और कौन से यूज होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एग्जैक्टली किया क्या जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है या आपकी एक बड़ी सी शॉपिंग मार्केट है। अब वहाँ पे अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए या आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए या आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए या आपको क्लीनिंग के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट जो हमारी दुकान का गेट है या फैक्ट्री का गेट है, मतलब आने जाने वाले लोगों को जहाँ पे दिखे वहाँ पे हम एक ऐसी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ये कैफ़े है, कैफ़े में यहाँ पे एक काउंटर स्टाफ की ज़रूरत है, तो उन्होंने कैफ़े का जो कांच का दरवाज़ा है उसके ऊपर ये पोस्टर लगा दिया है कि वी आर हायरिंग पार्ट टाइम फुल टाइम कैफ़े काउंटर स्टाफ, प्लीज़ ड्रॉप ऑफ योर रेज्यूम। तो आप आते जाते देखते हो, अगर आपको वो काम में इंटरेस्ट है आप अपना रेज्यूम बायोडेटा वहाँ पे देकर जाते हो, अकॉर्डिंगली वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बातचीत होती है, सब सही लगता है तो आपको नौकरी मिल जाती है। पर जनरली ये जो सोर्स है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो सोर्स है, जो अनस्किल्ड या तो सेमी स्किल्ड लोग है ना उनके लिए यूज होता है। अब कंपनी में CEO CFO हायर करना है तो ये तरीका तो आप यूज नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत सिंपल है, जो भी आपकी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, शोरूम है उसके बाहर, मतलब मेन गेट है या उसका जो दरवाज़ा है वहाँ पे आप ऐसा एक पोस्टर लगा दो, जो लोग देखेंगे इंटरेस्ट होगा वो आके अपना बायोडेटा देकर जाएंगे, ठीक है। सेकेंड सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, जैसे बहुत बार हम हायरिंग करते हैं, हमने मार्केटिंग मैनेजर के लिए हायरिंग करी, ठीक है, 100 लोगों ने अप्लाई किया, हमें तो चाहिए था एक ही मार्केटिंग मैनेजर, तो हमने 99 लोगों को, 99 लोगों को रिजेक्ट किया। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं, आते जाते जिनको नौकरी चाहिए होती है वो हमको बायोडेटा दे के जाते हैं कि भाई कुछ काम होगा, नौकरी होगी तो बताना। इन सब का डेटा ना कंपनी कलेक्ट करके रखती है, उनके पास एक डेटाबेस होता है जहाँ पे सभी का जो डेटा है, बायोडेटा है, रेज्यूम्स है, वो स्टोर करके रखती है। फ्यूचर में जब भी वैकेंसीज आती है इन लोगों को पहले कांटेक्ट किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो, पहले इनको कॉल किया जाता है। और इसी को हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स, जहाँ पे कंपनी के पास जो डेटाबेस है, ठीक है, जो अनइनवाइटेड एप्लीकेशंस थे, मतलब जो ऐसे ही आके गए थे, कह के गए थे कि भाई कुछ काम हो तो बताना, ठीक है, या जो पहले ऐसे लोग हैं जो रिजेक्ट हो चुके थे, ऐसे लोगों का एक डेटाबेस बनाकर जब भी नई वैकेंसी आए उनको कांटेक्ट करना, उनको पूछना कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, इसी को हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड है दैट इज एडवर्टीजमेंट, और ये एडवर्टीजमेंट मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ, तो बाबू दिस इज एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। तो आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी आपकी कंपनी में जो वैकेंसीज है उसके एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हो। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा ही होगा, ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स में डिफरेंट जॉब पोस्ट की एडवर्टीजमेंट्स आती है, और ये स्किल्ड लोगों के लिए भी आती है, जैसे स्कूल के लिए प्रिंसिपल चाहिए, कॉलेज के लिए प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, कंपनी के लिए जनरल मैनेजर चाहिए, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स भी न्यूज़पेपर में दी जाती है। तो आप न्यूज़पेपर्स
में भी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हो, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई ईमेल आईडी है, ठीक है, या कहीं पे रेज्यूम कुरियर करना है, ये सारी डिटेल्स आप एडवर्टीजमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर्स में भी देकर लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये एक लौता गवर्नमेंट रन इनिशिएटिव है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसे काम करता है थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, जहां पे गवर्नमेंट ने डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेस सेटअप करी है। अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप नौकरी की तलाश में हो, आप ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जाओगे और अपना बायोडेटा देकर आओगे। जो कंपनीज है जिनके पास वेकेंट पोजीशंस है, जो नौकर मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय यहाँ पे तलाश कर रही है, जो नौकरी के लिए लोग ढूंढ रही है, वो भी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास जाती है और ऐसे लोगों का बायोडेटा कलेक्ट करके उनको कांटेक्ट करती है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मान के चलो कि आप यहाँ पे जॉब सीकर हो। जॉब सीकर मतलब आप नौकरी की तलाश में हो, आपको नौकरी यहाँ पे चाहिए। सिमिलरली एक कंपनी है और ये कंपनी में वेकेंट पोजीशंस है, बहुत सारी जगह है जो एम्प्टी है, खाली है, वेकेंट पोजीशंस है, ठीक है। आप दोनों जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जा सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे जॉब सीकर जाएगा, अपना बायोडेटा देकर आएगा, कंपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाएगी, ऐसे लोगों का बायोडेटा कलेक्ट करेगी और उनको यहाँ पे कांटेक्ट करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करता है, जो जॉब ढूंढने वाला और जो कंपनी है जिनमें वेकेंट पोजीशंस है, इनको मिलाने का या इनको एक साथ लाने का काम करता है। याद रखना ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, इसके लिए जनरली कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, कोई भी इसके लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। और सम सिचुएशंस में कायदे के मुताबिक जो जॉब ओपनिंग्स है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को वॉलंटरीली रिपोर्ट करना भी कंपलसरी है। जैसे मेरे पास अगर कोई वेकेंट पोजीशंस है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट जो कि है आपका यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। लॉजिकली देखोगे तो प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट वही काम करते हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करता है। फर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्लेसमेंट एजेंसीज एक थर्ड पार्टी होती है, बेसिकली एक ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूट जो कि कंपनीज में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज या उनके वेकेंट पोजीशंस को फिल करने में उनकी मदद करती है। अब जैसे मेरे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन खाली है, मैं कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ढूंढ नहीं पा रही हूँ या मुझे ये पोजीशन बहुत ही जल्दी क्लोज करनी है, अर्जेंट पोजीशन है, मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि देखो मेरे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन खाली है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें 6 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल से मैनेजर का काम करता हो, MBA इन मार्केटिंग हो और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, मेरे को आप ऐसा कैंडिडेट ढूंढ के दो। प्लेसमेंट एजेंसी इस कंपनी को उनकी वेकेंट पोजीशंस फिल करने में मदद करती है, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स ढूंढने में मदद करती है, लेकिन इसके लिए वो फीस चार्ज करती है, पैसा चार्ज करती है। अच्छा, कंपनी में हायर लेवल पोजीशंस है, जैसे कंपनी CEO हायर कर रही है, CTO हायर कर रही है, जनरल मैनेजर हायर कर रही है, तो इसके लिए होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। काम दोनों का एक ही है। प्लेसमेंट एजेंसीज छोटी मिड लेवल पोजीशंस के लिए ज़्यादा काम आती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स जो प्रोफेशनल हायर लेवल पोजीशंस होती है उनके लिए यहाँ पे कांटेक्ट की जाती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज का मेन काम होता है कि कंपनी को कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज ढूंढ कर देना और उसके लिए वो फीस भी यहाँ पे चार्ज करती है, पैसा चार्ज करती है। ये एक टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट जो कि है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज होता है। अब जैसे आपका MBA कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे बहुत सारी कंपनीज आती है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यूज लेती है और उनको यहाँ पे नौकरी देती है। ये सारा इंटरव्यू प्रोसेस, ये सब कुछ कॉलेज कैंपस में होता है और इसीलिए हम इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जाके जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, उनको हायर करती है, इसी को कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, दैट इज योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये अनस्किल्ड लेबर के लिए ज़्यादातर यूज होता है।
अब जैसे मान के चलिए कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे लेबरर्स फॉर डिफरेंट वर्क की ज़रूरत होती है। सीमेंट लगाना है, ईंटें उठानी है, ड्रिलिंग करना है, तोड़ना है, डिगिंग करना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी जो है एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति होता है जिसके बहुत सारे लेबरर्स के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं। ये कंपनीज को लेबर्स अरेंज करने में, स्पेशली इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में ज़्यादा लेबर्स अरेंज करने में भी मदद करती है। इन लेबर्स को अरेंज करना, इनका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, इनका सैलरी पेमेंट्स करना, इनकी सारी जिम्मेदारी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। इसका एक छोटा डिसएडवांटेज भी है, कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो अपना लेबर भी लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे लेबरर्स के साथ अच्छे क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कम समय में बहुत सारे अगर लेबरर्स चाहिए तो वो लाने में, वो अरेंज करने में यहाँ पे मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एडवर्टीजमेंट। बट ये एडवर्टीजमेंट हम कहाँ पे दे रहे हैं, तो टेलीविजन में यहाँ पे दे रहे हैं। सेम कंसेप्ट है, जैसे आप न्यूज़पेपर्स में वेकेंट पोजीशंस के एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, वैसे ही आप टेलीविजन पे भी वेकेंट पोजीशंस के एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। तो जो भी लोग टेलीविजन देख रहे हैं वो इस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, इंटरेस्टेड लोग हैं वो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि है आपका यहाँ पे वेब पब्लिशिंग। वेब का मतलब एक तरीके से होता है यहाँ पे वेबसाइट। बेटा बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स है, जैसे कि naukri.com है, जैसे कि monster.com है, जैसे कि लिंक्डइन है, या कंपनी की खुद की भी वेबसाइट्स होती है जिसमें करियर करके एक टैब होता है। यहाँ पे भी कंपनी अपनी वेकेंट पोजीशंस की एडवर्टीजमेंट्स कर सकती है कि उनके यहाँ पे कौन सी पोजीशन वेकेंट है, उसके लिए कैसा कैंडिडेट वो ढूंढ रहे हैं, क्या क्या स्किल्स उसमें होने चाहिए, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वहाँ पे उसी वेबसाइट के द्वारा इस जॉब ओपनिंग्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपनी जॉब वैकेंसीज के एडवर्टीजमेंट्स देना, इसको हम कहते हैं वेब पब्लिशिंग, ओके। लास्ट तरीका होता है दैट इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो आपके कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनसे रिकमेंडेशन लेना कि भाई आप बताओ, आप हमारे यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस है, आपका कोई दोस्त है, कोई कलीग है, कोई नेबर है जिनको आप जानते हो जो इस पोजीशन के मतलब स्किल्स को मैच कर रहा है, जो आपको लगता है सूटेबल है, तो हमें बताना। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बताना कि भाई आप किसी को जानते हो तो बताओ, आपका कोई पहचान वाला है तो बताओ, तो इसी को हम कहते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब इसमें अच्छी बात ये होती है कि एम्प्लॉय को ऑलरेडी कंपनी, उसका काम, तौर तरीका पता होता है, तो वो ऐसा ही व्यक्ति सजेस्ट करेगा जो यहाँ पे आपकी कंपनी में अच्छे से काम कर सके, आपकी नीड को यहाँ पे पूरी कर सके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है आपका यहाँ पे सिलेक्शन। सिलेक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सिलेक्शन का मेन काम होता है कि रिक्रूटमेंट के द्वारा जितने भी आपके एप्लीकेशंस आए, 10, 20, 100, 50, वो सभी को देखकर अकॉर्डिंगली उनमें से जो बेस्ट एंड द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको यहाँ पे वेकेंट पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना या वेकेंट पोजीशन उसके द्वारा फिल करना। सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस जो है रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें, अगेन प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, स्टेप्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है जो कि है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किस तरीके से होता है, मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए कि हम हमारी कंपनी के लिए यहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजर हायर कर रहे हैं। मान के चलिए कि हम हमारी कंपनी के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर जो है यहाँ पे हायर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर को मिनिमम 6 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम है, उससे ज़्यादा होगा तो और बेहतर, लेकिन मिनिमम 6 years ऑफ एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए मार्केटिंग के काम का। उसमें से मिनिमम 2 years एज मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब प्रीवियस कंपनी में मिनिमम 2 years के लिए मैनेजर का काम कर रहा होना चाहिए। उसके पास यहाँ पे MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है, एंड प्लस उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मार्केटिंग का काम कर रहा है, मैनेजर है, तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे ही चाहिए, तो उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ये मेरी मार्केटिंग मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट्स है। मेरी कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर बनेगा उसमें ये खूबियां, ये स्किल्स, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब एक कैंडिडेट है, लेटेस्ट से उसका नाम है
नवजोत, क्या नाम है उसका? नवजोत। अब नवजोत जी ने यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। नवजोत के पास यहाँ पे टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब उसमें से वो पिछले एक साल से एज मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्लस उनके पास एक MBA की डिग्री है, MBA इन मार्केटिंग उन्होंने कर रखा है, अच्छे कॉलेज से भी कर रखा है, ठीक है। प्लस उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, ठीक ठाक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन्होंने ऐसा यहाँ पे अपने रिज्यूम में लिख रखा है, ठीक है। अब उनका बायोडेटा जिनमें उन्होंने अपनी सारी जानकारी दे रखी है और मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैं यहाँ पे मैच करूंगी। मैंने कहा मिनिमम 6 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है। मिनिमम 2 years एज मैनेजर होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है। MBA है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट ये दोनों चीज़ें नहीं है, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को नॉट मैच कर रहे हैं, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? उनको रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट का जो बायोडेटा है, जो रेज्यूम है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करना, जो फिट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है, उनको आगे भेजना, और जो अनफिट है ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना, इसी को प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहता है। अब जो लोग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पास कर देते हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को हम सेकेंड स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस पे भेजते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट बेटा कई तरीके के होते हैं, जहाँ पे हम एक एम्प्लॉय की जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो पर्सनालिटी है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। सबसे पहला टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है, दैट इज द इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम IQ टेस्ट या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट भी यहाँ पे कहते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम कोई भी कैंडिडेट की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, कोई भी सिचुएशन में वो चीज़ों को कैसे समझता है, कैसे जज करता है, कैसे डिसीजन लेता है, ये चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। जैसे कल उठ के कोई एक मैनेजर की पोजीशन है, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, काफ़ी टाइम क्रूशियल सिचुएशंस होगी, वहाँ पर डिसीजंस लेने हैं, तो क्या ये डिसीजंस आप ले पाओगे, अच्छे से चीज़ों को जज कर पाओगे, ये चेक करने के लिए हम कैंडिडेट का इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है, जो कि है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक पर्सन की एबिलिटी टू लर्न चेक करता है कि कल उठ के मान के चलिए हमने उसको ट्रेनिंग दी, कोई नई स्किल्स या कोई नई मशीनरी या कोई नई टेक्नोलॉजी सिखाई, तो कितने जल्दी और आसानी से वो चीज़ को सीख पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट, जो एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो कितना इम्पेशेंट है या कितना पेशेंस रखता है, कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, जिसमें आपको मैच्योरिटी चाहिए होती है, जिसमें आपको अपने शब्दों पे, अपने स्वभाव पे कंट्रोल चाहिए होता है। तो इसीलिए ऐसे जॉब्स के लिए पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो उसका गुस्सा, एंगर, पेशेंस, ये चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग स्किल्स यहाँ पे एम्प्लॉय की चेक करता है कि भाई उसको क्या चीज़ें आती है, क्या उसमें एग्जिस्टिंग स्किल्स है, क्या चीज़ें वो यहाँ पे अच्छे से कर पाता है। तो एक व्यक्ति की जो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स है, उनको चेक करना, क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रेड टेस्ट करते हैं। याद रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखता है कि क्या वो नई चीज़ें सीख पाएगा। ट्रेड टेस्ट ये देखता है कि उसको अभी फिलहाल में आता क्या है, ठीक है। लास्ट है दैट इज द इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट कोई भी व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है, क्या काम में इंटरेस्ट है, क्या काम उसको पसंद है, ये चेक करता है। क्योंकि देखो, अगर आपको जो काम पसंद है, आपको वो काम दिया जाएगा, तब जाकर आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किन कामों में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट टेस्ट से चेक किया जाता है, ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द थर्ड स्टेप, जो कि है आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जिन लोगों ने यहाँ पे टेस्ट भी क्लियर कर लिया, वो थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मोस्ट केसेस में यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जहाँ पे हम सामने सामने बैठ के सवाल जवाब करते हैं। तो इंटरव्यू में एक होता है दैट इज नोन एज द इंटरव्यू पैनल। क्या कहते हैं उनको? तो इंटरव्यू पैनल कहते हैं। इंटरव्यू पैनल में वो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है। जैसे हम मार्केटिंग मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, जो जिनको मार्केटिंग की जानकारी है, ऐसे लोग को हम इंटरव्यू पैनल में बिठाएंगे।
ये सामने वाले कैंडिडेट को सवाल पूछेंगे, उनका जो भी जवाब है उसके मुताबिक उनके मार्क्स देंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू में फ़ायदा ये होता है कि इससे आप एक व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनालिटी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये भी आप इसमें यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हो। तो आप उनको सवाल पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे, तो उनका जो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे इंटरव्यू में चेक कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं, देन हम उनको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, दैट इज़ अ बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में काम करता है तो उसके पास कंपनी की इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो वो व्यक्ति का कैसा बैकग्राउंड रहा है, पहले की कंपनी में कैसा काम किया है, कहीं कोई चोरी गड़बड़ी तो नहीं की, कहीं उसके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा, ये चीज़ें वेरीफाई की जाती है। तो इसके लिए हम पुराने कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, उनके नेबर्स से बात करते हैं, उनके जो यहाँ पे दोस्त है, टीचर्स है, इनसे बात करके इन लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, बैकग्राउंड रेफरेंस सब कुछ सही निकला, फिर हम लेते हैं द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करता है। हो सकता है कि बैकग्राउंड चेक में भी 5 लोग क्लियर हो गए, अब 5 लोगों को तो काम नहीं दे सकती, मैं 2 ही लोगों को काम दे सकती हूँ। तो ये 5 में से 2 बेस्ट कैंडिडेट कौन से हैं, मोस्ट डिजर्विंग लोग कैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम उनका एक बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक बेसिक फिटनेस टेस्ट होता है कि भाई आप अच्छे से सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो, बोल तो सकते हो, ये एक बेसिक फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होता है। काफ़ी कंपनीज कहती है भाई आप अपने डॉक्टर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट ले आओ। कुछ कंपनीज के खुद के डॉक्टर्स होते हैं जो आपका फिटनेस टेस्ट करता है। ये फिटनेस टेस्ट बहुत ही कॉमन है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका एक मेडिकल चेकअप होता है, आपकी एक फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होती है। जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर जाते हैं, जिनका फिटनेस टेस्ट यहाँ पे सही आता है, उनको हम फाइनली देते हैं एक जॉब ऑफर। मतलब हम उनको जॉब ऑफर कर रहे हैं कि भाई हम आपको हमारी कंपनी में नौकरी ऑफर कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ये आपका काम होगा, इतनी आपकी सैलरी होगी, हम उनको नौकरी ऑफर करते हैं। अब सामने वाले कैंडिडेट के ऊपर है कि वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे को पगार कम लग रहा है तो मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर है, जैसा मांगा था वैसा ही है, तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट भी कर दूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी आपको एक टाइमलाइन देती है कि भाई 10 दिन के अंदर आपको ये ऑफर जो है एक्सेप्ट करना है, वरना हम उसको अज्यूम टू बी रिजेक्टेड मान लेंगे। जो व्यक्ति ऑफर एक्सेप्ट करता है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट पे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स, आपका क्या काम होगा, क्या पोजीशन, क्या अथॉरिटी, ठीक है, क्या आपके कंपेंसेशंस होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कितनी छुट्टियां है, कब कब छुट्टियां ले सकते हो, कब आपको कंपनी टर्मिनेट कर सकती है, कितना नोटिस पीरियड है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। एक बार आपने ये डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, मतलब आपने ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, सारी चीज़ों को आपने एक तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है दैट इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 2 अलग कंसेप्ट्स है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयज को बस वही काम सिखाना जो उनके काम के लिए टू परफॉर्म द जॉब यहाँ पे जरूरी है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए आपने फैक्ट्री के लिए एक नया वर्कर हायर किया, ठीक है, तो वर्कर को मशीनरी चलानी नहीं आती, तो मैं उसको मशीनरी चलाने की ट्रेनिंग दे रही हूँ कि भाई मशीन कैसे चलती है, सो दैट वो अपना काम प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सके। मैं उसको वही काम सिखा रही हूँ जो काम के लिए जरूरी है, जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। कोई भी एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं सिखाऊंगी। लेकिन डेवलपमेंट बेटा एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय देखता है, जो कि एम्प्लॉयज को एडिशनल स्किल्स, एडिशनल नॉलेज, एडिशनल टेक्नोलॉजी, एडिशनल लर्निंग्स देता है, जिससे वर्कर अपने करियर में ग्रो कर सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके। ठीक है, हमारे सिलेबस में बाबू सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है, तो हम वही कंसेप्ट को डिटेल में यहाँ पे करेंगे। ट्रेनिंग ऑब्वियसली कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। अब ट्रेनिंग दोगे वर्कर को तो उसमें खर्चा होगा, साथ ही साथ समय भी जाता है, मेहनत भी जाती है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम वर्कर्स को ट्रेनिंग क्यों देते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशन को ये होता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट।
अब देखिए ट्रेन्ड वर्कर जो है ना वो कोई भी काम को अच्छे बेहतर तरीके से एफिशिएंटली कर पाता है। मुझे अगर काम नहीं आता, मैं कर करके सीख रही हूँ, गलतियां कर रही हूँ, रिसोर्सेज वेस्ट कर रही हूँ, तो कंपनी का भी खर्चा बढ़ेगा भाई, कंपनी को भी नुकसान होगा। बट अगर हम वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ यूज करते हैं, मटेरियल को वेस्ट नहीं करते हैं, तो इससे मेरी कंपनी का कॉस्ट रिडक्शन होता है ना, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज हायर प्रोडक्टिविटी। देखो बेटा, कोई भी वर्कर जो ट्रेंड है ना वो कम समय में ज्यादा काम कर पाता है, तो ज्यादा क्वांटिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना पाता है। तो इससे भी कंपनी को ही फायदा होता है कि कम समय में ज्यादा काम आपका वर्कर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स। कोई भी व्यक्ति ना सीखे नहीं आता है, चीजें सिखानी पड़ती है तब जाकर वो मैनेजर बनता है। तो ट्रेनिंग के द्वारा हम उनको ये चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे फ्यूचर में वो मैनेजर्स यहाँ पे बन सके। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज बेटर रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। देखो बेटा, बिजनेस एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, डायनामिक है। कभी भी कोई भी नई मशीनरी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो नई चीज़ें सिखाना, नई टेक्नोलॉजी सिखाना, नई मशीनरी सिखाना, जिससे वर्कर्स भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अडेप्ट हो जाए, इन चीज़ों को सीखकर वो भी अपने प्रोसेस में अप्लाई कर सके, ये ट्रेनिंग के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। ए बाबू, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रेन व्यक्ति मिले, जिसको काम आता है वही लोग मिले। काफी बार ऐसे होता है कि ऐसे लोग जिनको ये चीजें आती है मार्केट में मिलते नहीं। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को लेकर आते हैं जो अनट्रेन्ड है, जिनको काम नहीं आता, फिर उनको ट्रेनिंग देके काम सिखा के अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो अनट्रेन्ड लोगों को लाकर उनको ट्रेनिंग देकर हमारी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, ये भी ट्रेनिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। मोरल मतलब एक तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी काम आता होगा ना, तो काम करने में भी मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो आप वो काम से भागोगे नहीं, आप बार बार बहाने बनाना, छुट्टी करना, ये चीजें करोगे नहीं। ठीक है, तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा कि भाई एम्प्लॉयज टाइम से आएंगे, प्रॉपरली काम करेंगे, एब्सेंटिज्म नहीं करेंगे, ये भी उनका बेनिफिट है। नेक्स्ट है दैट इज रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। देखिए बेटा, अगर आपको कोई मशीन चलानी नहीं आती, आप उसको चलाने बैठ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कार चलानी नहीं आती, आप ऐसे ही कार में बैठ गए, आपने चाबी डाल दी, आपने गियर डाल दिया, ठीक है, गाड़ी चालू करी, होगा क्या? ऐसे केसेस में एक्सीडेंट्स ही होते हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो मशीन्स को ऑपरेट सही से कर पाए और एक्सीडेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम अवॉइड कर सके। ठीक है, सिमिलरली बेटा, ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो, काम को सीखते हो, तो आप करियर में भी आगे बढ़ते हो। साथ ही साथ आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमेशा एक ट्रेंड एम्प्लॉय की अर्निंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू एन अनट्रेंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट है दैट इज हायर मोरल। जैसे मैंने बताया कि आपको काम आता है तो आप उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली करोगे, आप भी सेटिस्फाइड रहोगे, एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस करोगे, और साथ ही साथ आपके साथ एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होने से भी आप बचा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें बेटा, तो जो ट्रेनिंग मेथड्स है उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है दैट इज ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड दूसरा है दैट इज ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ऑन द जॉब मेथड्स की बात करूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते चीजों को सीखना। बहुत ही सिंपल से शब्दों में, आप काम करते जा रहे हो, आप सीखते जा रहे हो, आप करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। तो काम को करते करते यहाँ पे सीखना, जहाँ पे कोई एक एक्सपर्ट है, कोई आपका कलीग है जो आपको काम सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, इसी को बेटा हम ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। अब इसका एक तरीका होता है जो कि है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हमेशा एक मास्टर वर्कर होता है जो कि उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट है, जो कि उस पर्टिकुलर काम में एक्सपीरियंस्ड है। उसके अंडर एक ट्रेनी होता है
जो उनके साथ जाके उनके काम को देख देख के सीखता है, धीरे धीरे उनकी मदद करता है, धीरे धीरे काम को यहाँ पे सीखता है। जैसे प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, कारपेंट्री का काम है, उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही यूज़ होती है। पहले हम कोई प्लम्बर के साथ या इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता है, फिर जाते हैं, चीज़ें सीखते हैं, वो हमें चीज़ें बताते हैं, इसको पाना बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये चीज़ ऐसे होती है। हम देख देख के चीज़ों को सीखते जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारी ट्रेनिंग होते जाती है। ठीक है, तो बाबू उसको क्या कहते हैं? उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जो कि है इंटर्नशिप, जो यूज होता है कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब कॉलेज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो हमें थ्योरी नॉलेज दी जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए इंटर्नशिप्स का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्चुअल कंपनीज में काम करने के लिए भेजा जाता है, जिससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में काम कैसे हो सकता है या कैसे होता है ये यहाँ पे सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी एक नया एम्प्लॉय कंपनी में जुड़ता है तो उसको कंपनी के तौर तरीके बताना, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या डिफरेंट प्रोसेसेस है, उनको काम से इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना, इसी को बेटा हम इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड्स है दैट इज ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पे हम काम करते करते नहीं सीखते हैं। पहले हमारी ट्रेनिंग होती है, काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, काम सीख लेते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल जॉब की, एक्चुअल काम की शुरुआत करते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जनरली तब यूज होता है जब एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज है, कॉम्प्लेक्स मशीनरीज है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा है, तभी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ एक ही ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जो कि है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसको हम डमी मॉडल ट्रेनिंग भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इस्तेमाल होती है ऐसी मशीनरीज के लिए जो सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। तो हम अगर डायरेक्टली वो मशीनरीज पे काम करें, कल उठ के कुछ एक्सीडेंट हो गया, मशीन खराब हो गई, तो कंपनी का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक डमी मॉडल बनाते हैं, जैसे ये एयरक्राफ्ट का डमी मॉडल है। ठीक है, तो पहले हमारे डमी मॉडल पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम रियल एयरक्राफ्ट पे काम करना शुरू करते हैं। तो वेस्टिब्यूल मॉडल में डमी मॉडल होता है, डमी मॉडल पे पहले ट्रेनिंग होती है एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम रियल इक्विपमेंट या रियल मशीनरी पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी कितने समझे नहीं समझे, कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करके पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, किशोर began working in a food processing plant as a factory worker because he was expected to work on sophisticated machinery. He was required to complete a special training. ये कौन सा ट्रेनिंग मेथड है? सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, डमी मॉडल, कॉम्प्लेक्स मशीनरी बोला तो वो एक ही टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है एंड दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, डमी मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। An agency shortlisted Rohan for the selection process. During the selection process, he was required to take several important tests. These tests allowed the agency to assess his ability to learn new skills. ठीक है, assess his ability to learn new skills as well as his emotional reactions and maturity. तो कौन से यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है? सबसे पहले मैं एबिलिटी टू लर्न बोलती हूँ, तो एबिलिटी टू लर्न मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट इधर भी है, इधर भी है। बट मैं इमोशनल रिएक्शंस बोलती है, एक पर्सन का गुस्सा, इमोशंस टेस्ट करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, तो पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इस पिक्चर में एक यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिवन है, कौन सा वो आपको पहचानना है। तो फैक्ट्री गेट है, फैक्ट्री गेट के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है, रिक्वायर्ड मर्चेंडाइजर। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये आपको बताना है नीचे मुझे कमेंट करके। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो बेटा सीबीएसई में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशंस इज नोन एज डैश। वेकेंट पोजीशंस के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशंस है, ये कौन देखता है बेटा? तो ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखता है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। बट तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।